Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we complete question number 1st and 2nd of exercise 13.1. Today we will start from question number 3rd. Question number 3rd, fill in the blanks. Student, question number 3rd में हमें blanks given है, इनको fill करना है. Now part A square has dash sides. स्टूडेंट एक स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है? 4 साइड. तो हम यहाँ राइट करेंगे 4. पार्ट बी, रेक्टेंगल हैज डैश कॉर्नर्स. रेक्टेंगल में कॉर्नर्स होते हैं 4. पार्ट सी, ए ट्रायंगल हैज डैश साइड. ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है? 3. पार्ट डी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए डैश आर इक्वल. किसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है? रेक्टेंगल की. रेक्टेंगल RECTANGLE रेक्टेंगल. I think students you understand. Now we do next question. Question number 4. How many triangles are there in each of the following figures? स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें फिगर्स गिवन है, इनमें हमें ट्रायंगल्स को काउंट करना है. फर्स्ट फिगर के अंदर 1 2 3 4 एंड स्टूडेंट एक कंप्लीट ट्रायंगल है ये 5. मीन्स टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स है? 5 ट्रायंगल्स. 5. नाउ स्टूडेंट पार्ट बी में 1 2 3 4 5 6 और स्टूडेंट कंप्लीट ये एक ट्रायंगल है मीन्स 7 और इसके अपोजिट ये दूसरी ट्रायंगल है कंप्लीट ये एक ट्रायंगल है मीन्स 8. मीन्स इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स है? 8 ट्रायंगल्स. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. How many squares and rectangles are there in each of the following figure? स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो फिगर्स गिवन है उनके अंदर रेक्टेंगल और स्क्वायर्स को फाइंड आउट करना है. मीन्स इस फिगर के अंदर कितने रेक्टेंगल है और कितनी स्क्वायर्स है. नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में एक फिगर गिवन है, इसमें स्क्वायर्स है 1 2 3 4 5 6 और स्टूडेंट इस साइड से हम इसको हाइड कर देते हैं तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर दिखाई देता है. मीन्स 7 साइड इस वाले पार्ट को हाइड कर देते हैं तो ये 4 स्क्वायर्स का एक बड़ा स्क्वायर दिखाई देता है. मीन्स 8. मीन्स टोटल स्क्वायर्स है 8. रेक्टेंगल्स है स्टूडेंट कंप्लीट ये बड़ा 1 रेक्टेंगल है, फिर इसके बीच में एक लाइन लगाई. मीन्स एक इधर की साइड का रेक्टेंगल और एक इधर की साइड का रेक्टेंगल. टोटल 3 रेक्टेंगल्स हो गए. फिर स्टूडेंट इधर की एक लाइन लगाते हैं, इस वाली लाइन को आप हाइड कर सकते हो. तो एक रेक्टेंगल ये है 4, एक रेक्टेंगल ये है 5 और एक रेक्टेंगल ये है 6. में टोटल रेक्टेंगल है 6. मिस्टन पार्ट ए में गिवन फिगर के अंदर टोटल स्क्वायर्स है 8 और टोटल रेक्टेंगल्स है 6. नाउ स्टूडेंट पार्ट बी स्टूडेंट्स 1 2 3 4 और कंप्लीट बड़ा एक ये स्क्वायर है 5. मिस इसके अंदर स्क्वायर्स है 5 और रेक्टेंगल्स है 1 2 3 4 और स्टूडेंट्स इधर की साइड से इसको हाफ से डिवाइड किया, इधर एक रेक्टेंगल इधर सेकंड वाला रेक्टेंगल. मीन्स 5 एंड 6 और इस साइड से डिवाइड करते हैं तब इधर एक रेक्टेंगल और इधर एक रेक्टेंगल. मीन्स 7 एंड 8. टोटल रेक्टेंगल्स है 8. सो स्टूडेंट पार्ट बी में गिवन फिगर में टोटल 5 स्क्वायर्स है और टोटल 8 रेक्टेंगल्स है. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट सी. स्क्वायर्स है स्टूडेंट 1 2 3 4 एंड एक कंप्लीट ये बड़ा स्क्वायर है स्टूडेंट 5. स्क्वायर्स इज इक्वल टू 5. स्टूडेंट जो कंप्लीट स्क्वायर को वर्टिकल स्टूडेंट जब कंप्लीट स्क्वायर को वर्टिकल लाइन लगा के 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तब 2 रेक्टेंगल आती है. और जब और स्टूडेंट जब कंप्लीट स्क्वायर को वर्टिकल लाइन लगा के 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वहाँ से 2 रेक्टेंगल आते हैं और हॉरिजेंटल लाइन लगा के 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो रेक्टेंगल वहाँ से आते हैं. मीन्स टोटल रेक्टेंगल है इस गिवन फिगर में 4. सो स्टूडेंट पार्ट सी में टोटल स्क्वायर्स है 5 और टोटल रेक्टेंगल्स है 4.
I think students you understand. So students you do complete question number 3, 4 and 5. Thank you students. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में हिंदी व्याकरण में आज करेंगे हम पाठ 12 विराम चिन्ह। तो बच्चों विराम चिन्ह में हम कर चुके थे पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। आज हम करेंगे विराम चिन्ह का अगला भेद प्रसन्न चिन्ह, जिसका चिन्ह इस तरह से लगता है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कुछ प्रश्नवाचक शब्दों जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कितने, कैसे आदि से बनते हैं। तुम क्या कर रहे हो, ये प्रश्न बना है क्या से, तो यहाँ पीछे क्या लगेगा, प्रश्न चिन्ह लगेगा। तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ प्रश्न किससे पूछा जा रहा है, कहाँ से। अंत में क्या लगा हुआ है, प्रश्न चिन्ह। आप खाना क्यों नहीं खा रहे, यहाँ प्रश्न किससे बना हुआ है, क्यों से। इसके अंत में क्या लगाएंगे हम, प्रश्न चिन्ह। इसके बाद है कुछ प्रश्न क्या से शुरू होते हैं, उनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है। इन प्रश्नों को क्या के बिना भी लिख सकते हैं। जैसे क्या यह चित्र आपने बनाया है, इसके शुरू में क्या आया है, क्या, तो इसका आंसर हाँ या नहीं में होगा। और अंत में क्या लगा है, प्रश्न चिन्ह। आप कविनगर में रहते हैं, आप कविनगर में रहते हैं, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। सिर्फ इसमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके अंत में भी क्या लगेगा, प्रश्न चिन्ह लगेगा। प्रश्न चिन्ह के बाद अगला भेद है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसका चिन्ह इस तरह से लगता है। खड़ी पाई के नीचे बिंदी, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यह चिन्ह मन के भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह मन के भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यह चिन्ह भाव वाले शब्दों के अंत में लगाया जाता है। जो हमारे मन में भाव, तो घृणा का भाव आता है छी के पीछे ये चिन्ह लगेगा। आश्चर्य का भाव अगर हमारे मन में आएगा तो अरे के पीछे ये चिन्ह लगेगा। अगर किसी की तारीफ या प्रशंसा करनी है तो वाह के अंत में ये चिन्ह लगेगा। और अगर कोई दुख व्यक्त करते हैं तो हाय के अंत में के पीछे ये चिन्ह लगेगा। तो जो हमारे मन के भाव होते हैं उन शब्दों के अंत में ये चिन्ह लगाया जाता है। लोगों को एक शब्द में बुलाने के लिए, अगर हम किसी को पुकारते हैं एक शब्द में, तो उनके पीछे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। जैसे हे राम, पिताजी, संजय, कोई और भी नाम हो सकता किसी को भी, जिनको जब भी हम किसी को एक शब्द में पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो उनके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। आगे भाव प्रकट करने के लिए प्रयुक्त वाक्यों के प्रारंभ में, शुरू में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कितना, कैसा आदि आते हैं, किंतु ये प्रश्न नहीं है। भाव प्रकट करने वाले वाक्यों के आरंभ में ये शब्द तो आते हैं क्या, कितना, कैसा, लेकिन वो प्रश्न नहीं होते, सिर्फ भाव होते हैं मन के। तो उनके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। जैसे कितना सुंदर मकान है, ये सिर्फ मन का भाव है, प्रशंसा की जा रही है किसी मकान की, प्रश्न नहीं पूछा जा रहा। क्या है, किसी मकान को देखकर उसकी प्रशंसा की जा रही है, तो ये मन का भाव है, इसलिए अंत में क्या लगेगा, विस्मय चिन्ह लगेगा। कैसा मूर्ख व्यक्ति है, यहाँ किसी की निंदा की जा रही है, बुराई, तो यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। कितना ईमानदार बालक है, या किसी की प्रशंसा की जा रही है, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह लगेगा। क्या मुलायम कपड़ा है देखो, यहाँ आश्चर्य किया जा रहा है, आश्चर्य भी मन का भाव होता है, तब यहाँ क्या लगेगा, अंत में प्रश्न चिन्ह लगेगा। डांटने या गाली के शब्दों में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगते हैं। किसी को अगर डांटा जाता है या किसी के लिए गाली निकाली जाती है तो प्रश्न चिन्ह लगते हैं। जैसे प्रश्न चिन्ह नहीं, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगते हैं। जैसे कुत्ते, गधे, बेवकूफ़, उल्लू। इस तरह से अगर हम किसी को इन शब्दों के द्वारा डांटते हैं
या किसी के लिए गाली निकालते हैं तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। इसके बाद अगला भेद है उद्धरण चिन्ह। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि किसी की जो कही हुई बात, कथन क्या होता है, किसी की कही हुई बात, उसको उसी रूप में, जिस रूप में उसने कहा है उसी रूप में जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो कैसे प्रस्तुत करते हैं, उद्धरण चिन्ह के अंदर। जैसे तिलक ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है, जिसे लिखा जाता है तो किस में लिखा जाता है, उद्धरण चिन्ह में, क्योंकि ये जो कथन है जैसा उन्होंने बोला था वैसे का वैसा लिखा गया है। तो किसी के कहे हुए कथन को उसी रूप में जब हम लिखते हैं तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। बापू ने लोगों से कहा करो या मरो, ये बापू का कहा हुआ कथन है, महात्मा गांधी का। तो किसी का भी कहा हुआ कथन उसी रूप में जब हम लिखते हैं तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे है किसी पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र आदि के नाम को इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। अभी आपने देखा कि ये दोहरे उद्धरण चिन्ह लगे हैं, डबल है दोनों तरफ। अगर हम ये तो किसी के कही हुई बात को लिखने के लिए प्रयोग होते हैं। अगर हम किसी का नाम लिखते हैं, किसी पुस्तक का, कहानी का, समाचार पत्र का, तब इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा, ये एक पुस्तक का नाम है, नहीं सॉरी कहानी का नाम है, कहानी बहुत पसंद है, तो कहानी का नाम इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है, डबल में नहीं, ठीक है। मेरी कविता नई राहें पत्रिका में छपी, ये कविता का नाम है। उसकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अमराई है, तो यहाँ पुस्तक का नाम है। तो कोई भी नाम लिखते हैं हम इकहरे उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, और किसी का कथन अगर हम उसी रूप में लिखते हैं तो दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। तो बच्चों ये 3 भेद मैंने आपको विराम चिन्ह के याद पढ़ाए हैं, प्रसन्न चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। ये आपको अपनी पुस्तक से फिर से एक बार ध्यान से पढ़ने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start subject is SST class 3rd. Dear student, in previous class we discussed chapter government. Today we will read remaining chapter. So let's start local self government in urban area. शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन. Facilities such as drinking water, electricity, hospital, school, public parks, and clean and well lit roads are provided under the local self government. स्थानीय इस तरह से जो पीने का पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स हैं, पब्लिक पार्क हैं, सफाई है, अच्छी लाइटें, रोडों पे लाइटें हैं, ये सभी प्रोवाइड करती हैं शहरी जो स्थानीय स्वशासन की सरकार प्रोवाइड करती है। इन अर्बन एरिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इट हैज़ थ्री लेवल। जो अर्बन एरिया की जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार, शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को तीन लेवल हैं। फर्स्ट है हमारा नगर पंचायत, सेकंड म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। फर्स्ट पढ़ेंगे हम नगर पंचायत। इन नगर पंचायत इज मीन्ड फॉर एन एरिया विच इज चेंजिंग फ्रॉम ए रूरल टू एन अर्बन टाइप। नगर पंचायत है एक नगर पंचायत का एक क्षेत्र के लिए होती है जो कि चेंजिंग करती रहती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को अर्बन एरिया में चेंज करने के लिए बहुत सारे चेंज लाए जाते हैं। ए नगर पंचायत हैज़ टर्म ऑफ 5 years। नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। म्यूनसिपल कमेटी, नगर पालिका समिति। वी कैन फाइंड म्यूनसिपल कमेटी इन स्मॉलर टाउन एंड सिटीज़। हम म्यूनसिपल कमेटी छोटे शहर और शहरों में पाई जाती हैं। इन बिग सिटी द म्यूनसिपल कमेटी इज कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। नगर पालिका समिति को नगर निगम भी कहा जाता है। द
म्यूनसिपल बॉडीज कलेक्ट टैक्स फ्रॉम पीपल टू डू वेलफेयर वर्क। म्यूनसिपल कमेटी जो कि लोगों से टैक्स इकट्ठा करती है तथा उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। द वेलफेयर वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकारों के कल्याणकारी कार्य। ऑल लोकल गवर्नमेंट डू वेलफेयर वर्क एट देयर ओन लेवल, सभी स्थानीय सरकार अपने स्तर पर कल्याण कार्य करती हैं, जिसमें से देयर मेन सर्विसेज वर्क है, जिनके मुख्य सर्विसेज और काम ये हैं। टू अरेंज फॉर द प्रॉपर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वो अरेंज करती है प्रॉपर सप्लाई पीने के पानी की। सेकेंड है टू टेक केयर ऑफ रोड टू कीप देम क्लीन एंड गुड्स, रोडों की देखभाल करती है, सफाई करती है, कि टेक केयर करती है, रोडों के देखभाल करने में, उनको अच्छा बनाने में उनके काम करती है। टू मैनेज स्कूल एंड लाइब्रेरी हॉस्पिटल, वो मैनेज करती है स्कूल के और हॉस्पिटल को, उनकी देखभाल करती है। टू लुक आफ्टर पब्लिक सैनिटेशन, वो सार्वजनिक स्वच्छता की देखभाल भी करती है। टू मेंटेन पार्क एंड लाइब्रेरी, वो मेंटेन करती है पार्क भी, लाइब्रेरी भी। द रन सेंटर फॉर एडल्ट एजुकेशन, वो एडल्ट एजुकेशन पे भी केंद्र सरकार आदि केंद्र पर भी काम करती है। द रन सेंटर फॉर चाइल्ड वेलफेयर, वो बाल कल्याण केंद्र के चलाने के लिए भी काम करती है। टू अरेंज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, वो अरेंज करती है रोडों की लाइटिंग के लिए भी वो अरेंज करती है। ये वेलफेयर वर्क फॉर लोकल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू रीड दिस चैप्टर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। Hello dear students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube online class. Subject is English Reader for class 3rd. In the previous video we have completed chapter 14 of question answer, and today I will start chapter number 15. Chapter name is Four Wise Men. Chapter name is Four Wise Men. F-O-U-R 4 W-I-S-E wise M-E-N man, चार बुद्धिमान व्यक्ति यानी आदमी. So let's start. This story is about a man who misunderstood the four scholars and considered them thieves. यह कहानी हमें एक आदमी के बारे में बताती है कि वह जो चार बुद्धिमान है उनको गलत समझता है, एंड considered them thieves, और उन्हें चोर मानता है. सीन फर्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट. ए किंगडम इन इंडिया, भारत में एक राज्य है. फोर स्कॉलर्स, चार बुद्धिमान, आर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड टॉकिंग, चार बुद्धिमान आदमी फॉरेस्ट जंगल की तरफ जाते हैं, एंड टॉकिंग और बात करते हैं. ए मैन सीज दैम, एक आदमी उनको देखता है, एंड केम्स टू टॉक टू दैम, और वह उनसे बातें करने के लिए आता है. दी मैन लुक्स वरीड, आदमी उनको देखकर आदमी बहुत चिंतित होता है, आदमी उन्हें देखकर बहुत चिंतित हो जाता है. स्कॉलर विद्वान कहता है कि व्हाट हैपन, क्या हुआ, वाई आर यू सो वरीड, आप इतनी चिंता में क्यों हो. मैन आदमी बोलता है, सर आई एम इन ग्रेट ट्रबल, मैं एक बड़ी मुसीबत में हूँ. आई हैव लॉस्ट माई कैमल, मैंने अपने ऊँट को खो दिया है. हैव यू सीन इट एनीवेयर, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है. फर्स्ट स्कॉलर, पहला बुद्धिमान बोलता है, इज़ ही लेम बाय वन लेग, क्या वह एक पैर से लंगड़ा है. मैन आदमी कहता है, नोडिंग हैप्पीली, खुशी से बोलता है कि यस हाँ. सेकंड स्कॉलर, दूसरे विद्वान बोलता है कि इन हिज राइट आई साइटलेस, क्या वह दाहिनी आँख से अंधा है. मैन आदमी बोलता है, लुकिंग सरप्राइज, देखकर चकित हो जाता है. यस हाँ हाँ, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो. ही कैन नॉट सी विद हिज राइट आई, वह अपनी दाहिनी आँख से नहीं देख सकता. थर्ड स्कॉलर, तीसरा विद्वान बोलता है, इज हिज टेल श्योर, क्या उसकी पूंछ छोटी है. मैन आदमी बोलता है, लुकिंग शॉक्ड. यस बोलता है, हाँ, माई कैमल है शॉर्ट टेल, मेरे ऊँट की छोटी पूंछ है. फोर्थ स्कॉलर, चौथा विद्वान बोलता है, इज ही सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट, क्या वह किसी बीमारी से पीड़ित है. मैन आदमी बोलता है, इन एक्साइटमेंट, उत्साह में. यस हाँ, यू हैव डिस्क्राइब्ड माई पुअर एनिमल एग्जैक्टली, आपने मेरे गरीब जानवर का बहुत ही
सही वर्णन किया है। वेट्स एंड थिंग्स, इंतजार करता है और सोचता है। देन आस्क्ड एंग्रीली, और गुस्से में पूछता है। वेयर इज ही, वह कहाँ है। यू थीव्स, तुम चोर हो। यू मस्ट हैव स्टोलन हिम, तुमने मेरे ऊँट को चुराया है। फर्स्ट स्कॉलर, पहला विद्वान बोलता है। वी हैव नॉट स्टोलन योर एनिमल, हमने आपका कोई जानवर नहीं चुराया। इन फैक्ट, वास्तव में। वी हैव नॉट सीन इवन इट, हमने उसको देखा भी नहीं है। वी हैव ओनली सीन इट्स फुटप्रिंट्स, हमने केवल उनके पैरों के निशान ही देखे हैं। मैन, आदमी कहता है। यू लायर, तुम झूठे हो। यू हैव स्टोलन माई कैमल, तुमने ही मेरे ऊँट को चुराया है। हाउ कैन यू डिस्क्राइब इट एग्जैक्टली विदाउट सीइंग इट्स, तुम बिना देखे यह कैसे वर्णन कर सकते हो। कम नाउ टू किंग, आओ राजा के पास चलते हैं। सीन सेकंड, द मैन टेक्स देम टू द किंग, आदमी उनको राजा के पास लेकर जाता है। द किंग इज सिटिंग इन हिज थ्रोन टॉकिंग विद हिज कोर्टियर्स, राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अपने दरबारी से बातें कर रहे हैं। किंग, राजा कहते हैं। लुकिंग एट देम, उनकी तरफ देखता है। व्हाट ब्रिंग्स यू ऑल हेयर, तुम यहाँ पर क्या लेकर आए हो। मैन, आदमी कहता है। ओ किंग, राजा, दीज 4 मैन हैव स्टोलन माई कैमल, इन 4 आदमियों ने मेरे कैमल को चुराया है। प्लीज़ ऑर्डर देम टू रिटर्न इन, इनको आदेश दो कि ये मेरे कैमल को वापस करें। सेकंड स्टोलर, दूसरा विद्वान बोलता है। योवर हाईनेस, महारानी, वी हैव नॉट स्टोलन द एनिमल, हमने कोई जानवर नहीं चुराया। इन फैक्ट, वास्तव में। वी हैव नॉट सीन इवन इट, हमने उसे देखा भी नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, read this chapter. Thank you. Have a nice day.